हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों दो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, ये अपना फर्स्ट पेपर का सिलेबस और कौन से पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। दोस्तों, 75 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और 150 अंक का ये पेपर रहने वाला है। 15 प्रश्न राजस्थान इतिहास हिस्ट्री से संबंधित होंगे, राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित। ठीक है, 5 प्रश्न, 5-5 के डिवाइडेशन दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट में है, जैसे कि हिंदी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश के भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ के भी 5 प्रश्न, रीजनिंग के भी 5 प्रश्न है, करंट अफेयर के दोस्तों 10 प्रश्न, साइंस के 5 प्रश्न है, पॉलिटी के 5 प्रश्न, राजस्थान ज्योग्राफी के 5 प्रश्न है, 15 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान और स्कूल मैनेजमेंट के संबंध होंगे। ठीक है, कुल 75 प्रश्न है। देखिए, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन थे, दोस्तों कुट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य, सचिंद्र नाथ सान्याल भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन यहाँ पे अरविंद घोष है वो दोस्तों नहीं है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है वो दोस्तों अक्टूबर 1924 में कानपुर में की गई थी। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष इसमें शामिल नहीं थे। तो कूट भाषा में अगर अपन को देना है आंसर तो क्या देंगे, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ए नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यह कथन किसका है? बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन किसका है? तो ये दयानंद सरस्वती का दोस्तों ये कथन है। किसका है? दयानंद सरस्वती का दोस्तों ये कथन है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। और दयानंद सरस्वती ने दोस्तों अपने जो ये विचार हैं ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में इनको व्यक्त किया है। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों, अब अपने को यहाँ पर बताना है कि किसने कौन सी पार्टी की स्थापना की, किसने कौन सी पार्टी की स्थापना की। ठीक है, या स्वराज्य की मांग की। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लाला लाजपत राय, दोस्तों लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए मैं आपको बताऊं, लाला लाजपत राय ने दोस्तों नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? दोस्तों लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पर इसमें पहले का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है, ये लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान का इनका हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने लाल कुर्ती अभियान चलाया था, लाल कुर्ती अभियान चलाया था। ये खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है,
वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल दोस्तों बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों 1 4 2 3, 1 4 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है, डी नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है कौन सा, तो दोस्तों वो है हुमायूं का मकबरा दिल्ली। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनाया था, तो ये हमीदा बानो बेगम ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। इसके शिल्पकार थे मलिक मिर्जा ग्यास, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए डॉक्टर एनी बिसेंट थियोसोफिस्ट थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर एनी बिसेंट है वो थियोसोफिस्ट थी। आगे देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, ठीक है दोस्तों। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो दोस्तों मद्रास में था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मद्रास के निकट था दोस्तों, अडियार में, तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखिए श्रीमती एनी बेसेंट ने कलकत्ता में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कलकत्ता है वो इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। तो यहाँ पे कलकत्ता है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, यहाँ पे बनारस आना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन है वो गलत है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे, तो दोस्तों ये संबंधित थे महेंद्र पाल प्रथम से संबंधित थे दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे, इन्होंने दोस्तों कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 7 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक कौन था। रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान है ये रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें सूची फर्स्ट में राज्य दे रखा है और सूची सेकंड में पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। सूची फर्स्ट में राज्य और सूची सेकंड में पॉलिटिकल एजेंट दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मारवाड़ का दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था दोस्तों मेक मोशन। कौन था, मेक मोशन, ये मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो दोस्तों वो था मेजर सोवर्स। मेजर सोवर्स है तो वो या कैप्टन मेजर सोवर्स, ठीक है, ये थे मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट। और कोटा के थे दोस्तों, कोटा के थे मेजर बटन। दोस्तों कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों कर्नल ईडन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा दोस्तों 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, ये बिजोलिया है। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया था, तो दोस्तों कौन से आयोग का गठन किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
हामिद हुसैन आयोग, हामिद हुसैन आयोग का गठन किया था दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और दोस्तों इस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन वर्ष 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है, बैरीसाल गांव भीलवाड़ा में, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हामिद हुसैन आयोग। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की रियासतों में सबसे नई रियासत कौन सी थी? तो सबसे नई रियासत थी वो थी दोस्तों झालावाड़ रियासत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे नई रियासत झालावाड़ थी और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों वो शाहपुरा थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा सत्य कथन है? कथन एक देखिए, शिला देवी के वर्तमान मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कथन सेकंड देखिए, नागौर के घोट और मांगलोद नामक गांवों की सीमा पर दद्दी माता का मंदिर स्थित है। नागौर के घोट और मांगलोद नामक गांवों की सीमा पर दद्दी माता का मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एक और दो दोनों इसमें क्या है? सही है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महल पिछोला झील में स्थित नहीं है? कौन सा महल पिछोला झील में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बादल महल। बादल महल है ये दोस्तों पिछोला झील में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए गुगी, गुगी क्या होता है दोस्तों? तो गुगी दोस्तों ऊन का बना वस्त्र जो सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है वो होता है गुगी, बिल्कुल सही है। चोगा, चोगा किसको बोलते हैं दोस्तों? अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है दोस्तों चोगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए लालर, लालर दोस्तों विवाह के समय पहने जाने वाला वस्त्र, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो लालर है ये विधवा स्त्रियों की ओढ़नी है दोस्तों, ये लालर, ठीक है। कटकी, कटकी क्या है? तो दोस्तों अविवाहित युवतियों और बालिकाओं की ओढ़नी है दोस्तों ये कटकी, ठीक है। एक तरफ ये दोस्तों ओढ़नी के प्रकार दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 3 नंबर का, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है वो क्या कहलाते हैं? तो वो जच्चा गीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जच्चा गीत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जच्चा गीत। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है। देखिए गिरियसन ने वागड़ी बोली को बीली बोली कहा है। गिरियसन ने, यानी कि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने वागड़ी बोली को बीली बोली कहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पहला कथन दोस्तों इसमें सत्य है। दूसरा देखिए यहाँ पे दादू पंत का अधिकांश साहित्य ढूंढानी बोली में लिपिबद्ध है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए अधिकांश जैन साहित्य व राजियारा सोरठा में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अधिकांश जैन साहित्य व राजियारा सोरठा में मेवाड़ी बोली का प्रयोग है वो किया गया है। ये अपना जो कथन है 15 नंबर का, ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अधिकांश जैन साहित्य है वो मारवाड़ी बोली में ही लिखा गया है, ठीक है। और ये जो राजिएरा सोरठा, ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है राजिएरा सोरठा, ठीक है। ये दोस्तों इसके अलावा वेली कृष्ण रुक्मणी, डोला मरवण, मूमल, ये लोकप्रिय काव्य भी दोस्तों ये मारवाड़ी बोली में ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें दोस्तों असत्य हो जाएगा। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जयपुर की कोटपुतली में अहिरवाटी बोली जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अधिकांश जैन साहित्य व राजेरा सोरठा में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी की जगह दोस्तों क्या आएगा, मारवाड़ी आएगा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, कथन है सत्य है। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 की विजेता कौन बनी? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 की विजेता कौन बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजा रेडमा। एलिजा रेडमा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और ये कार्यक्रम है वो दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? भारत का कौन सा राज्य पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव उपलब्ध कराने के लिए विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने बांग्लादेश से किन वस्तुओं के भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आयात पर प्रतिबंध लगाया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से किन वस्तुओं के भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इन सामानों के आयात पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी 2025 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बताइए दोस्तों, लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी 2025 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा संजय सेठ। ठीक है, संजय सेठ कौन है? तो दोस्तों ये रक्षा राज्य मंत्री हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए EOS-09 सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? EOS-09 सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है PSLV-C61। PSLV-C61 के माध्यम से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में किस श्रेणी में रखा गया है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है वो पूछा गया है कि विश्व मलेरिया दिवस 2025 पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में किस श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों ये कौन सी श्रेणी में रखा गया है बताइए? तो श्रेणी 1 में रखा गया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखिए। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, मिशन परिंदा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? मिशन परिंदा अभियान किस अवसर पर शुरू किया गया? तो दोस्तों ये पंचायती राज दिवस के अवसर पर दोस्तों मिशन परिंदा अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था पक्षियों को गर्मी में पानी उपलब्ध कराना, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज दिवस के अवसर पर दोस्तों मिशन परिंदा अभियान शुरू किया गया है, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते? कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में यानी कि कुश्ती प्रतियोगिता में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते? तो दोस्तों
किस राज्य ने जीते, तो हरियाणा ने जीते। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा ने। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर के पोखरण में उद्घाटन किया गया सोलर प्रोजेक्ट कितनी गीगावाट पीक पावर क्षमता वाला है। जैसलमेर के पोखरण में उद्घाटन किया गया और सोलर प्रोजेक्ट कितनी गीगावाट पीक पावर क्षमता वाला है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बताइए। तो उसने इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0.3 गीगावाट, 0.3 गीगावाट। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 0.3 गीगावाट। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिव अप अभियान की शुरुआत कब की थी। बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिव अप अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी कब, तो ये नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न, यानी कि 26 से लेकर और दोस्तों 30 तक। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, वाक वैभव शब्द में कौन सी संधि है। वाक वैभव में कौन सी संधि है, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा, क्योंकि ग है वो क में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाक प्लस वैभव, वाक प्लस वैभव। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वाक वैभव हो जाएगा, व्यंजन संधि का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मूल शब्द व प्रत्यय से संबंधित कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मूल शब्द व प्रत्यय से संबंधित कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो दोस्तों अशुद्ध विकल्प कौन सा है वो बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, साहित्यिक इक प्रत्यय, ठीक है, अंकुरित तय प्रत्यय। देखिए अंकुरित के अंदर दोस्तों आपको तय प्रत्यय कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें अंकुर प्लस इत, तो दोस्तों अंकुरित हो जाएगा, तो इसमें इत प्रत्यय होगा, क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय। ठीक है, और बाकी दोस्तों वैज्ञानिक में इक प्रत्यय, विज्ञान प्लस इक, और साहित्यिक में हो जाएगा दोस्तों साहित्य प्लस इक, और दर्शनीय में हो जाएगा दर्शन दर्श प्लस अनीय। ठीक है, तो इसमें ये गलत दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है। बताइए, विलोम युग्म अशुद्ध है तो किस में है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओरा का वंध्या हो जाएगा। ठीक है, ओरा का वंध्या हो जाएगा। उषा का दोस्तों अस्त, उषा का दोस्तों यहाँ पे अस्त नहीं होता, उदय का अस्त होता है। उषा का तो दोस्तों संध्या होगा, क्या होगा, संध्या होगा। ठीक है, और अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, नेकी का बदी हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए प्रासंगिक, प्रासंगिक शब्द है वो दोस्तों इसमें क्या है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प गलत है। निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प गलत है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए देखिए मर्जर, मर्जर का दोस्तों यहाँ पे विलियन है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, बिल्कुल सही है। लीज, लीज का मतलब दोस्तों विधि संगत है, वो गलत हो जाएगा। लीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, पट्टा, क्या होता है, पट्टा। तो यहाँ पर विधि संगत इसका राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत यानी कि गलत है। विधि संगत का इंग्लिश वर्ड है वो हो जाएगा दोस्तों लॉफुल। ठीक है, और हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, अपने को दोस्तों खाली स्थान भरना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, इसमें वी वोंट स्टे इंडोर्स इफ द वेदर फाइन। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा,
वो अपने को यहाँ पर बताना है, खालिस्तान भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर है, इसमें दोस्तों ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इज का प्रयोग होगा, वेदर इज फाइन, ठीक है, वेदर इज फाइन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, भरना है, ठीक है। 4 खालिस्तान दे रखे हैं दोस्तों। पहले में देखिए यहाँ पे प्रोफेसर सेड दैट स्टूडेंट हु वोन फर्स्ट प्राइज वाज जीनियस। तो दोस्तों बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर इसमें आएगा द प्रोफेसर सेड दैट द स्टूडेंट्स हु वोन द फर्स्ट प्राइज वाज ए जीनियस। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें देखिए दिस ब्रांड इज सुपीरियर दैट, दिस ब्रांड इज सुपीरियर दैट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस ब्रांड इज सुपीरियर दैट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर टू दैट, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू दैट, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड हाउ क्विक यू आर। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड हाउ क्विक यू आर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा हाउ का वेरी हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कनेक्टिव दोस्तों दैट लग जाएगा, और सैड का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्विक। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे यहाँ पे देखिए चूज द अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली एंड एप्रोप्रिएटली। बताइए दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स इज ए जॉब फॉर द एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों देखिए रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मरम्मत या पुनर्नवीनीकरण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब दोस्तों अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, कार्बन के निम्नलिखित अपर रूपों में से किस अपर रूप को काला सीसा का नाम दिया गया है। कार्बन के निम्नलिखित अपर रूपों में से किस अपर रूप को काला सीसा का नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, काला सीसा किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ग्रेफाइट को बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये विद्युत का सुचालक है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगेली नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगेली नामक रोग होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों जीएच। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन, ठीक है दोस्तों। किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमिगेली नामक रोग होता है, तो दोस्तों जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से ये एक्रोमिगेली रोग होता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मेंडल के एक संकरीय क्रॉस के परिणाम स्वरूप प्राप्त जीनोटाइप अनुपात क्या है। मेंडल के एक संकरीय क्रॉस के परिणाम स्वरूप प्राप्त जीनोटाइप अनुपात क्या है। तो दोस्तों जीनोटाइप अनुपात है वो क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से उदाहरण न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है।
निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से उदाहरण न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित हैं? दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसके अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, कंबल पर लकड़ी के तीव्र प्रहार से धूल के कणों का निकलना। कंबल पर लकड़ी के दोस्तों अपन तीव्र तीव्र प्रहार करेंगे तो दोस्तों धूल के कण है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों दूसरा देखिए यहाँ पर है, रॉकेट की उड़ान। रॉकेट की उड़ान नहीं है दोस्तों, रॉकेट की उड़ान है वो इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखिए, स्थिर गाड़ी के चलने पर धक्का लगना, ये भी दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए और सी। ए और सी इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v का गुणनफल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग v का गुणनफल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? तो किसे परिभाषित करता है? तो दोस्तों ये परिभाषित करता है संवेग को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संवेग को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो P बराबर m इंटू वी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर डी नंबर ऑप्शन। अब दोस्तों अपन भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य, देखिए इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा। इसमें विधान परिषद के सदस्य दोस्तों भाग नहीं लेते। ठीक है, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं लेकिन विधान परिषद के नहीं लेते, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 1 3 4 कथन क्या है, इसमें सत्य है, 1 3 4। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संविधान सभा में मनोनीत होने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा में मनोनीत होने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो महिला सदस्य कौन थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए कौन थी दोस्तों, एनी मसेकर। ठीक है, कौन थी, एनी मसेकर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये मनोनीत थी दोस्तों, एनी मसेकर। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से मनोनीत थी एनी मसेकर और मुस्लिम सदस्य थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये मुस्लिम सदस्य थी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था बना? निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक संस्था बना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संविधान में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 126 में। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे दोस्तों देखिए इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे हैं? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति पद पर देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये दोस्तों राष्ट्रपति है, वो रह चुके हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है वो, ये रह चुके हैं। और दोस्तों देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद ये नहीं रहे दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ये भी नहीं रहे दोस्तों। शंकर दयाल शर्मा, दोस्तों शंकर दयाल शर्मा है, ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 और 4 कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 1 और 4, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 1 और 4 नंबर के। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 7 के अंदर है राजस्थान भूगोल के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जो अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। राजस्थान का वह जिला जो अधिकतम जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागौर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे और निम्न में से हो, यानी कि ऑप्शन में से बताना था। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को चुनिए। असुमेलित युग्म को अपने को चुनना है, एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊंट उत्सव, दोस्तों ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बीकानेर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद, तो दोस्तों कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। देखिए यहाँ पे उत्सव की बात कर रहा है, ये कुंभलगढ़ राजसमंद दोस्तों, ये इसमें बिल्कुल गलत दे रखा है। मारवाड़ महोत्सव है दोस्तों, मारवाड़ महोत्सव ये जोधपुर में मनाया जाता है। और मरु महोत्सव है ये दोस्तों बाड़मेर में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मिनट मरु नहीं, मरु महोत्सव क्या पूछा है? असुमेलित युग्म को चुनना है। ठीक है, असुमेलित युग्म को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों मरु महोत्सव जैसलमेर में दोस्तों ये मनाया जाता है जनवरी फरवरी महीने में। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये मरु महोत्सव है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, बिल्कुल सही बात है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अब ये डी नंबर का ऑप्शन भी कौन से ऑप्शन में है वो बताना है। डी नंबर का ऑप्शन देखिए बी नंबर के ऑप्शन में है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 400 से अधिक जनघनत्व वाले जिलों का संयुग्म कितना है? सॉरी, संयुग्म कौन सा है? 400 से अधिक जनघनत्व है। तो दोस्तों 400 से अधिक जनघनत्व तो कौन कौन से जिलों में है? एक तो सबसे पहले तो जयपुर है, जयपुर में सर्वाधिक है, कितना है दोस्तों? 595। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर का नंबर आता है, भरतपुर का कितना है? 503। ठीक है, फिर आता है दोस्तों दौसा का नंबर, इसका है 476। और फिर आता है दोस्तों अलवर का 438। तो यहाँ पर इसमें देखिए जयपुर दौसा, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। देखिए भरतपुर दौसा अलवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती? CWG प्रकार की जलवायु दोस्तों किस में नहीं पाई जाती? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सीकर में CWG प्रकार की जलवायु है वो इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो ये दोस्तों अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है सीकर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कुल तिलहन उत्पादन में देश के कितना प्रतिशत योगदान है? राजस्थान के कुल तिलहन उत्पादन में देश के कितना प्रतिशत योगदान है? देश के कितना प्रतिशत योगदान है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 20% योगदान है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20% क्या है? योगदान। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 8 में शिक्षा, मनोविज्ञान एवं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 51 नंबर प्रश्न है। PO ट्रिपल सी यानी कि POCCC का वृद्ध रूप क्या है? तो दोस्तों P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब होता है कमांड, और दूसरे C का मतलब होता है कंट्रोल, और तीसरे C का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? योजना, संगठन, निर्देश, नियंत्रण, समन्वय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर ये नियोजन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा योजना, ठीक है, संगठन, योजना, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को काट के आप यहाँ पे योजना लिख लेना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है। काइजेन एक शब्द है, काइजेन एक शब्द है, तो ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये जापानी शब्द है दोस्तों। क्या है? जापानी शब्द। इसका अर्थ क्या होता है? सुधार या अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी है, पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी है जिसका प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन एवं उन्नयन करना है जो सीखने एवं बाल विकास के आसपास रहती है। उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी है जिसका प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन एवं उन्नयन करना है जो सीखने एवं बाल विकास के आसपास रहती है। उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत करी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये करी दोस्तों किसने? तो ये बुंकन ने करी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुंकन ने करी। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, कौन सी शैली में नेता पुरस्कार अथवा दंड पद्धति के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने का प्रयत्न करते हैं? कौन सी शैली में? तो दोस्तों वो शैली है व्यवहार शैली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यवहार शैली में। आगे देखिए, संस्थागत नियोजन के उद्देश्य है। दोस्तों संस्थागत नियोजन के उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों संस्थागत नियोजन के उद्देश्य शैक्षिक व्यवस्था का उन्नयन करना, मानवीय साधनों का भौतिक साधनों के पूरक के रूप में प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। शिक्षक की स्वतंत्रता, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 वर्ष का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RSCERT के द्वारा किया जाता है? बताइए कौन सा कार्य RSCERT के द्वारा किया जाता है? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण देना, शोध एवं सर्वे करना, पाठ्य चर्चा, पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे पहला व पुराना उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है? राजस्थान का सबसे पहला व पुराना उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य है। समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य है तो वो क्या है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गुणवत्ता शिक्षा और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रावधान करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, RSOS का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों इसका विस्तृत रूप हो जाएगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
61 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये कथन दिया है। तो दोस्तों ये कथन किसने दिया है, बताइए, अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों ये कथन दिया है स्किनर ने। किसने दिया, स्किनर ने। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का दोस्तों क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों या छात्रों को समझाना। बच्चों या छात्रों को समझाना। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और यह घनिष्ठता से शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि यह एक बच्चे के किसमें परिवर्तन लाता है। यह एक बच्चे के किसमें परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों ये बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। किसमें, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो व्यवहार कौन से ऑप्शन में, देखिए डी नंबर वाले ऑप्शन में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यवहार के अध्ययन की सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रयोगात्मक विधि। कौन सा, प्रयोगात्मक विधि। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा कथन है वो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह भी बिल्कुल सही है। यह एक आदर्श विज्ञान है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। दोस्तों अब अपन रीजनिंग एवं गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे रीजनिंग और गणित के, यानी कि 5 प्रश्न रीजनिंग के और 5 प्रश्न मैथ से संबंधित। देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, बी जेड ए, डी वाई सी, एफ एक्स सी, एच डब्ल्यू जी। तो आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बी और डी में कितना अंतर है। तो दोस्तों इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। और डी और एफ में इसमें भी दोस्तों 2 का है। एफ और एच में इसमें भी दोस्तों 2 का है। और एच में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें आएगा दोस्तों जे, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों जेड में से अपन -1 करेंगे तो यहाँ पर वाई आएगा। वाई में 1 माइनस करेंगे एक्स आएगा। एक्स में 1 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, वी आएगा। क्या आएगा, वी, ठीक है। और ए में 2 प्लस करेंगे तो सी आएगा। सी में 2 प्लस करेंगे तो ई आएगा। ई में 2 प्लस करेंगे तो जी आएगा। और जी में 2 प्लस करेंगे तो आई आएगा। तो यहाँ पर जे वी आई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, डी नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था की और न ही श्याम के बगल में बैठा है, ठीक है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप एक सीधी ऐसी लाइन खींचना, ठीक है। इसमें आपको 5 छात्र बैठाने, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। एक एक्स्ट्रा और कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुनील ने तो आस्था
के और, ठीक है, और न ही श्याम के बगल में, यानी कि न तो आस्था के बगल में बैठा है, न ही श्याम के बगल में बैठा है। यानी कि दोस्तों आस्था और श्याम है, ये दोनों शायद बराबर में बैठे हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे, आस्था श्याम के बगल में बैठी है, आस्था है वो श्याम के बगल में बैठी है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे आस्था लिख देता हूँ, ये आस्था है, ये श्याम के बगल में बैठी है, ठीक है, ये श्याम के बगल में बैठी है, ठीक है। और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, बिल्कुल सही है, बाएं सिरे पर मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, सुनील है वो मंजीत के बगल में बैठा है। तो दोस्तों और मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, यानी कि बीच में दोस्तों अब यहाँ पे क्या आएगा, मंजीत आ जाएगा, ठीक है, मंजीत ठीक बीच में आ गया, और यहाँ पर दोस्तों सुनील आ गया। अब बचा कौन दोस्तों, बचा कौन दोस्तों, अमिता, तो अमिता है वो सबके लास्ट में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अमिता के बगल में नहीं बैठा है कौन, मंजीत, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है, सुनील के बगल में तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तरफ तो बैठा है मंजीत और एक तरफ बैठी है अमिता, तो मंजीत और अमिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, सी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विशेष कूट भाषा में शब्द CRUDE को दोस्तों BSTED लिखा जाता है, ठीक है। तो MOIST को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, बताइए, उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सी में एक माइनस किया तो बी आ गया, आर में एक प्लस किया तो एस आ गया, यानी कि पहले माइनस एक फिर प्लस एक, उसके बाद में देखिए यू टी, ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस एक किया, फिर DE, फिर दोस्तों यहाँ पर प्लस एक किया, और फिर दोस्तों ED, फिर माइनस एक, यानी कि यही सीरीज चलेगी। M में एक घटाया तो L आया, O में एक प्लस किया तो P आया, I में एक घटाया तो H आया, S में एक प्लस किया तो T आएगा, और T में एक माइनस किया तो S आएगा। LPHTS, LPHTS, यानी कि अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पापा के इकलौते पुत्र की पत्नी है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि मैं खुद, ठीक है, की पुत्री है, यानी कि मेरी पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, तो दोस्तों वो लड़की का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, वह सबसे छोटी संख्या एक के लिए ज्ञात कीजिए जिसे 100 इंटू ए एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पर ए बराबर क्या आएगा, तो दोस्तों ए बराबर 10 आएगा, यानी कि ए की जगह क्या आएगा 10। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न है, किसी घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, उसका आयतन होगा। तो दोस्तों PQR है, उसका आयतन क्या होगा दोस्तों, उसका आयतन हो जाएगा रूट PQR, क्या हो जाएगा, रूट PQR। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार और दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन के अनुसार ही होगा ये। तो यहाँ पर देखिए 15/1600, तो दोस्तों आप निकाल के देख लीजिए दोस्तों 15/1600 को, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 17/6, ऑप्शन के अनुसार ही होगा ये, ठीक है, 17/6 ये दोस्तों एक अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसके रूप नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, यदि x4 माइनस
2x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस के x माइनस 3 का गुणज है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों k का मान है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों ये अपने को ये क्या दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो x का मान है वो दोस्तों अगर अपन 3 रखते हैं, ठीक है, x का मान अपन है वो 3 रखेंगे। तो दोस्तों x की जगह आप 3 रख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 3 की घात 4 माइनस 2 x कितना है 3 का क्यूब, ठीक है, इतना हो गया, प्लस 3x कितना है 3, तो ये स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 प्लस के 3 प्लस के बराबर कितना दोस्तों 0, ठीक है। बस इसी को सोल्व करना है। तो 3 का क्यूब कितना हो, सॉरी 3 का 4 कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 81। तो यहाँ पे 81 माइनस है दोस्तों 3 तिया 9, ठीक है। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 और 9 ती 27, ठीक है। 27 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पे 81 माइनस 54 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 9 30 27। तो यहाँ पर है दोस्तों 81 माइनस 54 प्लस 27 माइनस दोस्तों 3 प्लस के है ये, ठीक है, 3 प्लस के। तो यहाँ पर है दोस्तों 3 प्लस के बराबर 0, बस। तो इसको आप दोस्तों काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 51 प्लस के बराबर 0, ठीक है, 51 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा के बराबर -51, के बराबर -51 आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, एक विद्यार्थी, दोस्तों यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी सॉरी 13 विद्यार्थियों के एक मैच में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। 13 विद्यार्थियों के एक बैच में 4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंक दोस्तों 58, 41, 38, 63, 36, 35, 81, 50 और 39 थे। बैच की माध्यमिका है, बताइए बैच की माध्यमिका है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने हैं, ये विद्यार्थी कितने हैं 13, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 7वां पद हो जाएगा, यानी कि 13 प्लस 1/2, तो यानी कि 7वां पद। अब वो 7वां पद कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इसको क्रम में जमाएंगे दोस्तों अपन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा यहाँ पे 35, फिर आएगा दोस्तों 36, फिर आएगा 38, फिर आएगा 39, फिर आएगा 41, फिर आएगा दोस्तों 50, फिर आएगा दोस्तों इसमें 58, फिर आएगा 63 और फिर आएगा 81, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 7वां पद है वो कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 7वां पद है वो कितना होगा, कौन सा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 7वां पद है वो माध्यमिका यानी कि 7वां पद का जो अंक है वो दोस्तों कितना कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 38, 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, 2 कुर्सियां और 1 मेज की कीमत 700 रुपए और 1 कुर्सी और 2 मेजों की कीमत 800 रुपए है। यदि m टेबल और m कुर्सियों का मूल्य 30,000 है तो m किसके बराबर है, तो m किसके बराबर है। तो दोस्तों ये भी देखिए यहाँ पे समीकरण से क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। माना कि कुर्सी का मूल्य है वो दोस्तों x मान लिया, तो यहाँ पर दोस्तों एक इक्वेशन तो यहाँ पर बनेगी 2x प्लस वाई बराबर 700, ठीक है। दूसरी बनेगी दोस्तों इसमें x प्लस 2y बराबर 800, ठीक है। दोस्तों फिर अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर ये जो दे रखा है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करने के बाद में इसको घटा देंगे, ऐसे ही करेंगे। जैसे कि 2 से गुणा करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, इसका हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 700, ठीक है। और इसका हो जाएगा दोस्तों 2x
2x प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 4y बराबर 1600। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर माइनस कर दिया तो कितना बचा, तो यहाँ पर -3y बराबर -900 बचा। ठीक है, -900 यानी कि -3y बराबर -900। ठीक है, तो दोस्तों y बराबर कितना आ गया, y बराबर दोस्तों 900 में 3 का भाग दे लीजिए, कितना आ गया 300। तो y बराबर दोस्तों कितना आ गया, y बराबर 300 आ गया। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए x माइनस 600 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, कितना 200। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुर्सियों और मेजों की संख्या 30,000 रुपए में खरीदी जानी है, तो यहाँ पर 200m प्लस 300m बटे 30,000, यानी कि दोस्तों 30,000 में 500 का भाग दे लीजिए, m निकल कर आ जाएगा यानी कि 60। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर संख्या 3 फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार ये मैंने आपको करवाया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है, और कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी जरूर बताएं। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।